ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है पारंपरिक औषधियों के संबंध में भारत आसियान सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आयुष मंत्रालय में सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसारी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओमवेश उपाध्याय। भारत 20 जुलाई को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान कुल 75 प्रतिभागी 8 आसियान देश के प्रतिनिधि और वर्चुअल मोड के माध्यम से 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि पारंपरिक दवाओं पर विचार मंथन करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। आज इसी सम्मेलन के विषय में हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज नेसरी, एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को जो आगामी आसियान देशों का ये सम्मेलन हो रहा है भारत के साथ और प्रमुख तौर पर पारंपरिक औषधियों के विषय में एक गंभीर चर्चा की जा सकती है, इसमें उसके मुख्य उद्देश्य और क्या अपेक्षाएं उस पूरे कार्यक्रम से रहेंगी, इसके बाद बताएं। जी, पहले तो मैं ये आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और आसियान देश, इनके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और ये संबंध जो है ये इन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से और वृद्धिंगत होंगे। इसमें जो 10 आसियान देश जो है, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और भारत इसका मित्र देश है। और ये एक 1990 में भारत ने पहले लुक ईस्ट पॉलिसी ये एक बनाई और ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसको कन्वर्ट किया। तो केवल हमें उनका सहयोग नहीं करना है, उसके साथ में हमें काम करना है, अपने संबंध और रिश्ते बढ़ाने हैं। और अगर हम इतिहास को अगर देखते हैं तो इतिहास में ये सारे जो देश है ये भारत के साथ में काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं। जैसे प्राचीन काल में लगभग 3री शती बीसी के आसपास जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म का भी प्रचार जो हुआ अशोका ने जो किया, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है तो वहां पे उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार किया। तो इसलिए ये प्राचीन संबंध है और उसके कारण जो पारंपरिक जो चिकित्सा है जिसको हम आयुर्वेद है, योग है और सिद्धा है, तो इनके माध्यम से आदान प्रदान जो है वो और इसको हम ज्यादा सुदृढ़ बनाएंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं कि ये आसियान देशों और भारत के बीच जो पारंपरिक औषधियों की एक पूरी प्रैक्टिस रही है उसके एक बेहतर आदान प्रदान की कवायद इसमें रहेगी। तो क्या आप हमारे श्रोताओं से ये साझा कर सकते हैं कि क्या कोई विशेष फोकस या सहयोग का क्षेत्र रहेगा जिसके बारे में विशेष तौर पर इस सम्मेलन में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि 2013 में हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जागतिक आरोग्य संगठन, तो जागतिक आरोग्य संगठन का साउथ ईस्ट एशियन रीजन ये उसका एक क्षेत्र है और ये क्षेत्रीय ऑफिस है। तो इनके माध्यम से, इनके सहयोग से 2013 में एक परिसंवाद आयोजित किया था यहाँ दिल्ली में आसियान के साथ, और इस परिसंवाद में एक दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये उस समय हुआ था। इस दिल्ली डिक्लेरेशन में जो अलग अलग उसके प्रोविजंस है तो उसमें एक दूसरे के साथ में सहयोग करना, एक दूसरे के साथ में उसकी जो शिक्षा है उसको मजबूत करना, फिर अपने अपने देश की जो पॉलिसी है तो पॉलिसी में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको कैसे हम जोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है तो उसको हम कैसे साध्य कर सकते हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैसे हम कर सकते हैं, और रिसर्च, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि आयुर्वेद है या योग है या अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो इसमें रिसर्च नहीं है, तो इसमें बहुत सारा रिसर्च अभी हुआ है। तो इस रिसर्च में हम एक दूसरे के साथ में कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से अलग अलग इसमें प्रावधान है। और इन प्रावधानों पे पिछले 10 साल में किन किन देशों ने कैसे कैसे काम किया और इसका जो आदान प्रदान है वो इसमें हो जाएगा। रिसर्च हमने किस प्रकार से किया है ये एक उसकी एक कड़ी बन सकती है। तो इसमें एक बहुत विचार विनिमय किया जाएगा कि किस किसने कैसे कैसे रिसर्च किया है और इसको हम आगे और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अपने अपने देश में रिसर्च करना ये एक बात है और मान लीजिएगा कि 10 देश और भारत मिला के कुल मिला के 11 देश, अगर 11 देश इकट्ठा आके किसी एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इसमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि पूरा जो आसियान क्षेत्र और भारत
अगर इसकी पूरी आबादी है, इसको अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये लगभग विश्व की 30% आबादी ये बन जाती है। तो इस 30% आबादी बनने के बाद में मतलब एक बहुत बड़ा जो जन समुदाय है इससे लाभान्वित होगा। तो इसके ऊपर रिसर्च करना है और ये जो अलग अलग देश है उनकी अपनी अपनी जो नीतियां हैं, तो पिछले 10 साल में उसमें क्या क्या उन्होंने सुधार किया है, क्या क्या बदलाव किए हैं, तो ये सारा जो आदान प्रदान जो है वो इस संगोष्ठी के माध्यम से हो सकेगा। बिल्कुल। और चर्चा की शुरुआत में आप बात कर रहे थे कि कैसे जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया ताकि जो बेहतर काम हमारा भारत कर रहा है उसकी ओर ध्यान आए। तो यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा कर रहे हैं जो 20 जुलाई को हो रहा है, तो मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा कि कैसे आप इसे देखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक बेहतरीन तरीके से रेखांकित करती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है तो उसको पहले थोड़ा सा हम समझे। बिल्कुल। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 3 पायदान हैं। उसमें पहला है कि एक दूसरे के साथ में हमने संबंध बनाए रखना है, एक दूसरे के साथ में हमने जुड़ना चाहिए। तो कनेक्टिविटी ये उसका पहला पायदान है। दूसरा है कल्चर, एक दूसरे का जो कल्चर है तो उस कल्चर को हम समझे, कल्चर के साथ में हम जुड़े, तो ये एक दूसरा पायदान है। और तीसरा है कॉमर्स, कि एक दूसरे के साथ में जो हमारा व्यापार है तो उसको हम बढ़ाएंगे। तो ये 3C कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, तो ये जो 3C है इसके माध्यम से हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखना चाहिए, ये पहली बात। अब इस दृष्टि में अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ आते हैं इसको अगर हम देखें तो पहला तो है कल्चर। और ये कल्चर में हमें ये थोड़ा समझना चाहिए कि सारे के सारे ये जो 11 देश है, मतलब 10 आसियान के देश और भारत, तो कुल मिला के ये 11 देश हो गए। तो इनकी जो बायोडायवर्सिटी है वो लगभग एक जैसी है। तो इस समानता को और एक साथ जोड़ना, तो ये जोड़ने का काम जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से हो सकता है। थोड़ा सा मैं और आपको ये इसमें विशद करना चाहूंगा कि जैसे भी आयुर्वेद है या योग है, तो आयुर्वेद और योग ये केवल मेडिकल सिस्टम नहीं है, तो ये हमारे कल्चर में जुड़ा हुआ है। तो कल्चर मतलब क्या है कि जैसे हमारे खान पान की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और ये अलग अलग हमारे राज्य के अनुसार है। जैसे पंजाब का खान पान अलग है, केरला का खान पान अलग है, बंगाल का खान पान जो है अलग है। लेकिन ये खान पान सारा जो है वो अलग होने के बावजूद जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो प्रकृति के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स जो है कि जो हमें प्रभावित करते हैं, जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, तो ये जैसे हमें प्रभावित करते हैं और इसका हमारे शरीर के ऊपर जो परिणाम होता है, तो इस परिणाम को हम अच्छी तरीके से उसको कैसे शरीर के लिए हम उसको प्रभावित करें, तो इसके लिए आयुर्वेद की कई सारे सिद्धांत है और उसकी योजनाएं हैं। और यही सारी योजनाएं जो है वो हमारे खान पान में हमें दिखती है और यही हमारे कल्चर में भी दिखता है कि जो अलग अलग प्रांत में जो कल्चर हमारा है, तो उस कल्चर में जो अलग अलग त्योहार है, तो त्योहार के समय में जो मिष्ठान जो बनाते हैं या और भी बाकी खान पान की चीजें बनाते हैं, वो इन सिद्धांतों के आधार पर है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे चैत्र प्रतिपदा होती है, तो चैत्र प्रतिपदा के दिन उस समय नीम के पत्ते की चटनी खाने की एक परंपरा है। और ये परंपरा आपको ईस्ट में भी दिखाई देगी, ये परंपरा आपको वेस्ट में भी दिखाई देगी। तो ये नीम के पत्ते इसलिए खाते हैं क्योंकि उस समय कई सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं और उसके कारण जो अलग अलग बीमारियां होती है, क्योंकि उसमें ये वसंत ऋतु शुरू होता है। तो इनको रोकने के लिए हम नीम खाते हैं क्योंकि नीम में बहुत सारी एंटीवायरल एक्टिविटी है। तो ये मेडिसिन का पार्ट जो है वो हमारे कल्चर में आ गया। तो ये जो परंपराएं है ये केवल भारत में नहीं है, ये पूरे जो आसियान क्षेत्र में है तो इसमें भी है। तो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो अलग अलग खान पान की पद्धति है वो भी उसमें आती है, त्योहार भी आते हैं, तो उसके कारण हम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और अपने आप जो हमारी सेहत है, हमारा स्वास्थ्य है वो बढ़ेगा। तो ये एक पहला पायदान हो गया कि हम कल्चर के साथ में कैसे जुड़े। दूसरा है कनेक्टिविटी। अगर कल्चर हमारा अगर अच्छा होता है तो उसी के साथ में हमारे जो हृदय है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो एक तो कनेक्टिविटी ये है।
जो प्रधानमंत्री जी ने जो कनेक्टिविटी कही है वो कई माध्यम से है कि जैसे जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, तो चाहे वो हवाई जहाज के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो भूमि के माध्यम से हो, तो ये भी कनेक्टिविटी है। और जो हमारा जो मन मिलाव होना है, तो ये भी एक कनेक्टिविटी है। तो ये एक अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और आजकल जो टेलीमेडिसिन है और डिजिटल मिशन जो है, तो उसके माध्यम से भी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और इसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये दूसरा पायदान हो गया कनेक्टिविटी। और तीसरा है कॉमर्स, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्कोप है कॉमर्स के लिए। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ये सेक्टर जो है, जैसे मैंने कहा कि 30% आबादी पूरे विश्व की ये अगर इन 11 देशों में अगर रहती है, तो इनमें आपस में जो ट्रेड है ये बहुत ही बढ़ सकता है। चाहे वो अलग अलग दवाइयां हैं उसके माध्यम से हो सकता है, जो सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर के माध्यम से हो सकता है, जो खान पान की विधियां हैं तो आयुर्वेद आहार का नोटिफिकेशन FSSAI ने इशू किया है, तो आयुर्वेद आहार जो है तो आहार के माध्यम से ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग पहलू है कि जिसके कारण ये हम 3C जो है उस परिप्रेक्ष्य में उसको हम अब कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने 3 प्रमुख बिंदु हमें बताए कि कैसे कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसके माध्यम से आयुष या आयुर्वेद का एक बढ़त बन सकती है, उस क्षेत्र में ग्रोथ हमें मिल सकती है। यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि अगर हम उन विशेषज्ञों की बात करें जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या पारंपरिक जो चिकित्सक हैं, क्या उनके संपूर्ण विकास या उनके बेहतरी के लिए भी कोई प्रयास मंत्रालय द्वारा या आमतौर पर इस सम्मेलन से निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, इसमें ये प्रयास होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो डेली डिक्लेरेशन है, तो डेली डिक्लेरेशन भी ओवरऑल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो उसको बढ़ावा देने की बात करता है। तो इसमें जो चिकित्सक है तो चिकित्सकों का स्तर बढ़ाना और चिकित्साएं उपलब्ध करा देना, तो ये दोनों एक्चुअली हुस्से इसमें आते हैं और ये हम इसमें भी लेके आएंगे। और इसलिए जो उसमें एक हिस्सा जो है कि क्या क्या रिसर्च अलग अलग कंट्री में हुआ है, विशेषता मैं बताना चाहूंगा कि जैसे भारत ने कोविड के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से। तो इसमें आयुष मंत्रालय ने 150 से ज्यादा अलग अलग जो रिसर्च है की है और इसके जो आउटकम्स है इसको प्रचारित प्रसारित भी किया। और इसके जो आउटकम्स है वो सारे जो वैद्य है, चिकित्सक है, डॉक्टर्स है, उनको भी दिया ताकि वो इसको अपना के अपने अपने जो पेशेंट्स है तो उनको भी इसका लाभ दे और देश की जो जनता है तो उनका स्वास्थ्य बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ा एक कार्य जो है वो आयुष मंत्रालय ने किया और जिसको प्रधानमंत्री ने कई बार सराहा है। तो इसको हम पेश करेंगे वहाँ पे हम आसियान देशों के साथ में, और इनके माध्यम से हम ये भी सीखेंगे कि अगर उन्होंने इस प्रकार से कुछ अगर कदम उठाए हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो उन्होंने क्या किए हैं, तो इससे भारत को भी थोड़ा सा सीखने को मिल सकता है। दूसरी बात, जो अलग अलग रेगुलेशंस है, तो रेगुलेशन जो है वो शिक्षा के लिए हो सकते हैं, वो चिकित्सकों के लिए हो सकते हैं। जैसे मलेशिया में अभी आयुर्वेद रिकॉग्नाइज हुआ है, तो उसी प्रकार से कई सारे देश है तो ये अभी प्रभावित हुए हैं। भारत का जो ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट है, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, फिर IDY जो करते हैं मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ योग, तो UN ने योग को रिकॉग्नाइज करने के बाद में कई सारे देशों में योग का प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है। तो इसमें जो अलग अलग रेगुलेशंस अलग अलग देशों में बने हुए हैं, उसके माध्यम से हमारे जो चिकित्सक है, हमारे जो योग के जो एक्सपर्ट्स हैं, सिद्धा के होंगे, यूनानी के होंगे, ये उन देशों में अलग अलग जगह जा सकते हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसी प्रकार के उनके लोग जो है वो अगर यहाँ पे आते हैं तो आयुष मंत्रालय उनका स्वागत करता है। ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। और उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और ये ट्रेनिंग देके उनका भी जो एक चिकित्सा का स्तर है तो हो सकता है कि उसमें उनको कुछ लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये सभी को इसमें लाभ हो सकता है। बिल्कुल। और इसी आशा के साथ कि सम्मेलन में आयुष के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच एक बेहतर समझ बनेगी, जिससे आयुष के उत्पादों और उसका बाजार और मजबूत किया जा सकेगा। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पारंपरिक औषधियों के संबंध में भारत आसियान सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आयुष मंत्रालय में सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसारी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।